डेफिनेटली 100% आपके लिए मॉक टेस्ट वो है जो संजीवनी का काम करता है। हाँ, तो आप अपने सही। माइंड में यही बताकर चलिए कि मुझे अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है और कैसे भी करना है, उनका मोरल सपोर्ट मेरे पास है, मुझे दुनिया से कुछ नहीं करना। जो एग्ज़ाम हुए थे 2018 में वर्ग 1 और वर्ग 2 के, हाँ, उन्हीं हाँ, पेपर्स को उठाया, रीट के पेपर्स को उठाया, यूपी टेट के पेपर्स को उठाया और सीटेट के पेपर्स को उठाया। बस हाँ। उन्हीं को लगाए और आज जो परिणाम है वो आपके सामने है। सीडीपी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सीडीपी की तैयारी किस तरीके से करी जाए कि इसमें काफ़ी अच्छे अंक प्राप्त किए जाएँ? एग्ज़ाम क्वालीफाई हो सकता है। बिना जज किए अपने आप को आप एग्ज़ाम नहीं निकाल सकते। समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी गलतियों से सीख ले। बिल्कुल, ये तो एक परंपरा चली आ रही है कि गलतियों से सीखना ही सफलता है। आपको अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है, पहली चीज़। मेरे 92 मार्क्स थे। 92 मार्क्स आए थे और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कितने थे? मेरे मॉक 107 नंबर आए थे, सबसे ज़्यादा, 107 सारे सबसे एक ज़्यादा। सारे मॉक में से 107। क्या बात है! मतलब काफ़ी लोग तो यही बोलते रहते हैं कि हमारे तो 130, 135 नंबर मॉक में आते थे, लेकिन आप पहले दिख रहे हैं मुझे, जो बोल रहे हैं कि मेरे मिनिमम 92 थे और हाईएस्ट 107 थे, बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपने मतलब उसमें ऐसा जी, हाँ, जी, जो क्या कुछ वास्तविकता कहना है, चाह रहे वो वास्तविकता है सर। मुझसे नहीं बन रहे थे, उनको लिखता गया और अंततः ये हुआ कि कुछ एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चन भी मुझे मिले कि वो वहीं से आए जो मैंने नोट्स बनाए थे मॉक टेस्ट से। अच्छा, तो मॉक के बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको वहीं के वहीं देखने को मिल गए। जी, मिले हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ, वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चन्स इतने ज़्यादा बन भी नहीं सकते, बन क्योंकि नहीं सकते, कंटेंट। बस वो घुमा के वहीं से आप बनाते हैं। सभी का स्वागत है आज के हमारे सेशन में। आज हमारे साथ नीरज जी जुड़े हुए हैं और आज हम उनके साथ साक्षात्कार करने वाले हैं। उन्होंने बहुत सारे एग्ज़ाम्स दिए हैं और उन्होंने एमपीटीईटी वर्ग 3 भी क्वालिफ़ाई किया हुआ है, जिसमें कि उनकी 124वीं रैंक आई है, 122.88 अंक उन्होंने प्राप्त किए हुए हैं। तो स्टार्टिंग में एक छोटी-सी लाइन बोलना चाहूँगा, उसके बाद हम अपने इस सेशन को स्टार्ट करेंगे। किस्मत सबको मौका देती है, पर मेहनत सबको चौंका देती है। तो नीरज जी ने भी यही कुछ करके दिखाया है। आज आप यदि उनकी जर्नी को देखेंगे, तो आपको यकीन हो जाएगा कि असफलताओं से भी सफलता मिलती है। जो आप सीढ़ियाँ देखते हैं ना, वो असफलता की सीढ़ियाँ नहीं होती, वो सफलता की सीढ़ियाँ होती हैं। कहीं न कहीं आपको बहुत बड़ी सफलता की ओर लेकर जा रही होती हैं। तो नीरज जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है आज की हमारी इस वीडियो में। जी सर, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका सर। जी। नीरज जी, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं नीरज चौबे वर्तमान में अतिथि शिक्षक हूँ और अभी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा प्रथम गोल वर्ग 1 इंग्लिश से क्वालीफाई करना है। जी। नीरज जी, आपने अभी तक कौन-कौन से एग्ज़ाम दिए हैं, आप ये बताइएगा? और कौन-कौन से आपने अमित जी दिए और क्वालिफ़ाई हुए? अमित जी 2014 से मैंने तैयारी चालू की थी और सबसे जी, पहला एग्ज़ाम मेरा मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग था और उसके बाद मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम दिए। काफ़ी एग्ज़ाम के मैं पास पहुँचा, लेकिन काफ़ी एग्ज़ाम निकल भी गए और निकल भी नहीं पाए। जैसे मैंने 2016 में और 17 में कांस्टेबल का एग्ज़ाम क्वालीफाई किया, पर फिज़िकल जी। देने के बाद मैं वहाँ से बाहर हो गया। फिज़िकल नहीं क्वालीफाई कर पाया। फिर उसके पहले भी सर मैंने उसके बाद पटवारी का एग्ज़ाम दिया, तो पटवारी जी, में मेरे 80 मार्क्स आए, लेकिन नॉर्मलाइज़ेशन में 78.7 होने के कारण मैं मेरिट लिस्ट से बाहर हो गया। हाँ। ऐसा कंटिन्यू चलता रहा, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में भी एग्ज़ाम देता रहा, एक-एक नंबर से बाहर होता रहा और अंततः 2019 में आकर मुझे सफलता मिली और पहली बार मेरा प्रीलिम्स एग्ज़ाम निकला। जी। तब मुझे थोड़ा-सा अच्छा लगा और ये अभी लेटेस्ट जो है, वो एमपी टेट वर्क 3 है, जो आपके सामने है। तो अभी आपका शायद मेंस एग्ज़ाम होना है एमपीपीएससी का। हाँ जी सर, अभी 2019 में अमित जी होना है मेरा एग्ज़ाम। अच्छा, 2019 का जो एग्ज़ाम है 2019 वाला। जनवरी में होना है। अभी अच्छा, जनवरी अच्छा, मतलब 2023 आपका में होना है। जनवरी अ, आपका आपका मतलब प्री 2019 में हो गया था, उसका शायद मेंस हो नहीं पाया था, जो अभी केस चल रहा है उसका जी। शायद। हाँ, वो केस चल रहा था और वो फिर से जो कैंसल हुआ मेंस हो गया था। मेंस होने के अच्छा, बाद कैंसल मतलब हुआ है। तो आप मतलब मेंस दे चुके हैं 2019 वाला भी, हाँ जी, अमित जी दे लेकिन वो चुका हूँ। लेकिन वो कैंसल हो गया, अब दोबारा होना है वो।
जी हाँ, 2023 में पुनः होना है जनवरी में। जी, जी, जी। तो आपने शायद एमपी टेट 2 भी दिया है, जैसा कि आपने मुझे बताया था सोशल साइंस से। जी हाँ, एसएसटी से दिया था और जी। उस टाइम 2018 में हमने बीएड किया और कुछ ज़्यादा हाँ, जानकारी थी नहीं, तो जी। बस एग्ज़ाम देना था, एग्ज़ाम दे दिया। उस समय हाँ, तैयारी नहीं थी, फिर भी एसएसटी से 105 नंबर आए और नॉर्मलाइज़ेशन में 103 नंबर हुए और नॉर्मल तैयारी थी, कुछ ऐसी विशेष तैयारी नहीं थी और ऐसे एग्ज़ाम दे दिया था। मतलब और आप इसके उस लिए टाइम पे बीएड पास हुए ही होंगे आप उस टाइम पे? हाँ जी, बीएड पास हुआ था और जस्ट एग्ज़ाम सितंबर में नोटिफ़िकेशन आया था। अक्टूबर में जी। सितंबर में एग्ज़ाम हुए थे, अक्टूबर में नोटिफ़िकेशन आया था और हाँ, मार्च हाँ। 2019 में एग्ज़ाम हुए थे। अच्छा, तो उसमें आपके 105 अंक आए थे, नॉर्मलाइज़ेशन में 2 अंक कम गए थे आपके। जी, अमित जी। तो नीरज जी, कुछ विद्यार्थी ये पूछते रहते हैं, जैसे कि आपने बीकॉम किया हुआ है। हाँ जी। काफ़ी सारे विद्यार्थी कमेंट करके मुझसे पूछते हैं कि बीकॉम वाले किस वर्ग का पेपर दे सकते हैं? क्या वो वर्ग 2 का पेपर दे सकते हैं और किस विषय से दे सकते हैं? तो आप बताइएगा इस चीज़ के बारे में, क्योंकि आपने दिया हुआ है। सर नोटिफ़िकेशन आया हुआ है डीपीआई जी। का, इसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर आप सोशल साइंस में जाना चाहते हैं, तो आपके पास आर्ट्स होना चाहिए। अगर आर्ट्स नहीं है, तो आप इकोनॉमिक्स या वाणिज्य विषय से स्नातक होना चाहिए। तो हाँ, कि आप में कोई एक विषय आपने एलिजिबल है। पढ़ा हुआ है। जी। हाँ, कोई भी एक विषय पढ़ा हुआ हो ग्रेजुएशन में आपका। हाँ, तो मतलब जो बीकॉम वाले विद्यार्थी हैं, उनका भी कन्फ्यूज़न अब दूर हो गया होगा। वो क्योंकि स्टार्टिंग में क्या होता है, उनको नियम पता नहीं रहते हैं, तो वो पूछते रहते हैं इस वजह से। स्टार्टिंग में तो सर हमें भी कन्फ्यूज़न था, उस समय कोई नोटिफ़िकेशन नहीं आया था। बाद हाँ, में हाँ, हाँ। नोटिफ़िकेशन आया था सर ये वाला। हाँ, तो जानकारियाँ धीरे-धीरे मिलती रहती हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो नीरज जी, आप ये बताइए, जैसे कि आपने एमपी टेट अपने 3 में 100 लगभग 123 अंक मान लीजिए लगभग में, तो 123 अंक और 124 रैंक आपने प्राप्त करी है, तो इसके लिए आपने कितनी मेहनत करी होगी? सर मैंने एक फ़ोकस बनाया था, एक गोल बनाया था कि अब कुछ भी हाँ, हो जाए, अब पढ़ना है तो पढ़ना है और अप्रोच फ़ॉलो करना है। जो गलतियाँ मुझसे एसएसटी में, सीडीपी में हुई थी, उनको दूर करना है। तो मैंने एनालिसिस किया अपने लास्ट एग्ज़ाम का, जो मैंने दिया था वर्ग 2 का सोशल साइंस से। उसमें मैंने देखा कि मुझसे गलतियाँ कहाँ हुई सीडीपी में। सारी चीज़ें उठाकर मैंने एनालिसिस करने के बाद उन चीज़ों को छाँट कर अपने शॉर्ट नोट्स बनाए और बस वहीं से तैयारी चालू की और धीरे-धीरे आगे बढ़ता गया और यहाँ तक पहुँच गया। फिर उसके पहले सीटेट एग्ज़ाम दिया था मैंने। हाँ, हाँ। जी। तो इसमें जैसे कि आपने बोला सीडीपी पे आपने ज़्यादा फ़ोकस किया, तो शायद 2018 में सीडीपी बहुत डिफ़िकल्ट आई थी, जहाँ तक मुझे पता है। ऐसा अपन को लगता है। अभी भी हाँ, हाँ। डिफ़िकल्ट आई थी लेकिन लोगों के पास अप्रोच आ गई थी। अगर हम हाँ, बाहर के ये पैटर्न्स को फ़ॉलो करें, तो हाँ। पहले भी टफ़ नहीं थी वो। मतलब ये एक तरीके में देखा जाए तो कहीं न कहीं तैयारी में ही कमी रहती है। तैयारी में ही कमी थी। क्योंकि सीडीपी मतलब सब कुछ वहाँ पे तो अंडरस्टैंडिंग का काम रहता है, कॉन्सेप्ट को समझना रहता है, कुछ याद नहीं कर सकते ज़्यादा वहाँ पे, समझना ज़्यादा रहता है। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। तो सीडीपी के लिए फिर आपने तो बहुत सारे मॉक वगैरह कुछ किया होगा या आपने लगाए होंगे, ये नहीं, कुछ भी प्रैक्टिस नहीं वगैरह वो करी हो? वो लास्ट जो एग्ज़ाम हुए थे 2018 में वर्ग 1 और वर्ग 2 के, हाँ, उन्हीं हाँ। पेपर्स को उठाया, रीट के पेपर्स को उठाया, यूपी टेट के पेपर्स को उठाया और सीटेट के पेपर्स को उठाया। बस हाँ। उन्हीं को लगाए और आज जो परिणाम है वो आपके सामने है। जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा। नीरज जी, काफ़ी विद्यार्थी पूछते हैं, तो आपसे हम आपकी परसेंट पूछ लेते हैं 10th-12th में और आप कहाँ से पढ़े हैं? आपने बताया था कि आप गवर्नमेंट से पढ़े हैं। जी। बहुत अच्छी बात है, मैं भी गवर्नमेंट से ही पढ़ा हुआ हूँ। 10th क्लास में आपके परसेंट क्या थे नीरज जी? सर अमित जी 80% थे मेरे। 12th गवर्नमेंट क्लास एक्सीलेंस में स्कूल से मैंने क्वालीफाई किया था एग्ज़ाम उस समय। गवर्नमेंट एक्सीलेंस मंडला, जी, मंडला निवास एक मेरा होम टाउन है, निवास होम जो कि एक सिविल काउंसिल है, हाँ, हाँ, छोटा-सा काउंसिल। कस्बा है। अच्छा, कस्बा। जी, 12th में आपके क्या परसेंट थे? 65% थे कॉमर्स से। कॉमर्स एंड बीकॉम में आपके? बीकॉम में 55% थे सेंट अलाइसिस आप कॉलेज। ग्रेजुएशन आपने किस कॉलेज से की है? सेंट अलाइसिस कॉलेज से, जी, जी, जबलपुर। जी। अभी आप शायद अतिथि में पढ़ा रहे हैं, आपने मुझे बताया था। अतिथि शिक्षक में जी। अभी आप कार्यरत हैं, शायद आपके 2 सेशन अभी हो भी गए हैं वहाँ पे। हाँ जी, 2 तो सेशन मेरे हो गए, 3rd सेशन रनिंग है।
तो नीरज जी आप ये बताइए कि आप मतलब उस एग्जाम की तैयारी कर रहे थे पीएससी की, फिर वहां से आपने अपना बिल्कुल पूरा का पूरा वो बदला और आप इस टीचिंग लाइन में आ गए। यहाँ पे आपको ऐसा क्या खास नजर देखने को मिला आपको? सर मेरे फादर भी टीचर हैं, और हाँ कुछ एक, जब मैं स्कूल गया पहली बार उनके ज्वाइन करने के पहले गेस्ट, तो मुझे ऐसा हाँ लगा कि जो यहाँ दे सकते हैं वो शायद एक अधिकारी बनने के बाद भी नहीं दे सकते। हाँ। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला। बच्चों की स्थितियां ट्राइबल में सर, बच्चों की स्थितियां ऐसी नहीं होती जैसे एक अर्बन एरिया में होती हैं। हाँ तो मैंने बिल्कुल उनको सही। देखा कि इनको कुछ दिया जा सकता है, और यहाँ सुधार होगा तो देश में सुधार हो सकता है। हाँ ये बात है, यहाँ यदि सुधार होगा तो फिर आगे तो कर ही सकते हैं अपन। नीरज जी आज की अपनी जो वीडियो रहेगी वो स्पेशली अपन वर्ग 2 पे फोकस करेंगे, और जी हाँ। साथ ही साथ जो कॉमन अपने विषय रहने वाले हैं वो वर्ग 1 पे भी हो जाएंगे, ताकि जो भी अब आगे चल के एग्जाम्स आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात आज अपने इंटरव्यू में ये होने वाली है कि टाइम मैनेजमेंट के साथ साथ लाइफ को कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जब तैयारी करते हैं तो इन दोनों चीज़ों को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। जी जी, बिल्कुल टिपिकल टास्क। जी बिल्कुल। तो नीरज जी सबसे पहले हम बात करेंगे सीडीपी की, बात कर लेते हैं। टीचिंग के लगभग हर एक एग्जाम में सीडीपी पूछी जाती है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। तो सीडीपी की तैयारी किस तरीके से करी जाए कि इसमें काफी अच्छे अंक प्राप्त किए जाएं? सीडीपी के लिए आप लास्ट ईयर के जितने भी आपके क्वेश्चन पेपर्स हैं, आप उनको निकाल लीजिए, उनको लगाइए, उनमें देखिए कि आपसे कहाँ गलतियां हो रही हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, जितने भी अदर स्टेट के एग्जाम हैं उनको आप देखते रहिए कि उनको कैसे, किस पैटर्न पे वो एग्जाम आ रहे हैं। एमपी भी उसी एग्जाम को, उसी पैटर्न को फॉलो करता है, हमें समझ में नहीं आता है। इसके अलावा यूट्यूब आपके पास सबसे अच्छा माध्यम है, जिसे आप मोटिवेट करते हैं, आपको चीजें बता देते हैं। ऐसे ही कुछ चैनल्स हैं जिनके माध्यम से आप शॉर्ट नोट्स बनाकर पढ़ सकते हैं। और और बीएड की जो बुक्स हैं आपकी, बीएड और डीएड की, डीएलएड की, और पाठक सर हैं, पीडी पाठक सर, उनकी बुक काफी अच्छी हैं पढ़ने तो के लिए। पाठक सर बुक आती कि पढ़ाते हैं कहीं पे सर ये पीडी यूट्यूब? पाठक सर की बुक आती हैं, अच्छा बुक आरडीवीवी आती है। यूनिवर्सिटी है, उसमें चलती हाँ हैं। सीडीपी की बुक होती है, ठीक है। हाँ जी। और यहाँ पे सीडीपी में तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा पिछले साल के पेपर की करनी ही पड़ेगी, तो उससे कॉन्सेप्ट करनी। क्लियर भी होते जाएंगे और प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। हाँ, अपनी रिस्पॉन्स शीट निकालिए, उसमें आपको समझ में आएगा कि मैंने गलतियां कहाँ की हैं और कैसे गलती कर दी। तो वो आपको हाँ जो है, आपका एरर जो है आपको समझ में आने लगेंगी, तो आपसे जो एरर हो रही हैं वो नहीं होंगे अगले एग्जाम में, और नंबर अच्छे आएंगे। हाँ ये आपने सही कहा। इसके बाद हम बात करेंगे हिंदी 30 अंक की आती है, तो इसके बारे में आप क्या सलाह देंगे, कहाँ से पढ़ना चाहिए, कौन सी बुक्स को हिंदी फॉलो के करें? हिंदी तो आपका मेन विषय होना चाहिए, मेन सब्जेक्ट होना चाहिए। पहली हाँ चीज, आप लूसेंट से पढ़ सकते हैं, और पेडागोजी के लिए आप यूपी के जो चैनल्स हैं, जो यूपी टेट की तैयारी कराते हैं, उनको फॉलो कीजिए। आपका एक भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें आपसे पेडागोजी ना बने। वो अच्छे लेवल पे तैयारी करवाते हैं, क्योंकि वहाँ के एग्जाम्स में अच्छे लेवल की सीडीपी इनकी आती रहती है। हाँ जी अमित जी, जी संस्कृत के बारे में बताइएगा आप। संस्कृत अपने एमपी में एक बुक आती है पुणेकर की, उसमें सारी ग्रामर दी हुई होती है। और हाँ पेडागोजी वही आपको, जैसी हिंदी फॉलो कर रहे हैं आप, वैसे ही आपको यूपी की ही पेडागोजी फॉलो करना है। जहाँ तक मुझे पता है शायद वर्ग 2 में सीडीपी लैंग्वेजेस में नहीं आती है जहाँ तक, लेकिन शायद आगे चल के यदि पैटर्न चेंज हो कुछ, तो हल्की फुल्की तैयारी तो रखनी चाहिए इनकी, जहाँ तक मुझे लगता है। पेडागोजी तो आपको रखना ही चाहिए। आपको संस्कृत आती है इसमें वर्ग 2 में, हाँ संस्कृत ऑप्शनल आती है सब्जेक्ट रहता लैंग्वेज। है। जी हाँ हाँ जी। इसमें लैंग्वेज में आती है 30 मार्क्स की, यदि कोई लेना चाहे तो, नहीं तो इंग्लिश भी ले। हाँ मुख्य भाषा में तो ये 60 जी नंबर की आती है अलग से फिर। आती है। आपने जैसे कि एमपी टेट 2 भी क्वालिफाई किया है एसएसटी से, तो आप इसके बारे में थोड़ा सा स्पेशल जानकारी देके जाइए कि एसएसटी मतलब देखा जाए तो डिफिकल्ट भी है एक तरीके में, बहुत सारी चीजें पढ़नी पड़ती हैं, तो उसके लिए आप क्या सलाह देंगे कि विद्यार्थी कहाँ से पढ़ें? सीडीपी के लिए आपको पढ़ना है तो मैंने आपको बता दिया। अगर एसएसटी पढ़ना है तो एसएसटी के लिए आप जितनी भी जीके की बुक्स हैं, 45 मार्क्स का जीके आता है आपका, तो आप वो, और आपके जो सीटेट के एग्जाम होते हैं लेवल 2 के, आप उनको उठा लीजिए और रीड के। इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। 45 मार्क्स आपके यहाँ से कवर होते हैं, और 15 मार्क्स के लिए आपके जो मार्केट में पेपर मिलते हैं, ऑप्शनल पेपर मिलते हैं, प्रभात एक पेपर आता है,
उससे पढ़िए, आप आसानी से कम 55 नंबर लेकर आएंगे। वहाँ से हो जाएगा। जी हाँ। और इसमें जैसे कि एनसीईआरटी का भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है, तो एनसीईआरटी बच्चे यदि पढ़ना चाहें एसएसटी के लिए तो वो भी हेल्प करेगी शायद। एनसीईआरटी तो इससे अच्छा कुछ है भी नहीं, लेकिन हाँ, आपको उतना टाइम नहीं है, आप शॉर्ट में पढ़िए हर चीज को। आप हाँ। गधे की जगह घोड़े वाली मेहनत कीजिए, शॉर्ट में हुँ। पढ़िए। हाँ, ये भी है, यदि किसी का बहुत बेस बहुत ही कुछ विद्यार्थी ये बोलते हैं कि हमारा बेस ही कमज़ोर है अभी, तो फिर वो अपनी तैयारी कैसे स्टार्ट करें फिर? अब बेसिक अगर आपको पढ़ना है, तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं, सबसे पहले आप टॉपिक निकालिए और उसको यूट्यूब चैनल में देखिए, जो भी आपको अच्छा पढ़ाता है बेसिक रूप में उसमें आपको समझिए, आसानी से शॉर्ट नोट्स बनाइए और लिख लीजिए। इससे अच्छा ऑप्शन कोई है ही नहीं। हाँ, क्योंकि अधिकतर मैंने देखा हुआ है, मतलब काफ़ी लोगों को मैंने देखा उनका तैयारी करने का तरीका गलत होता है। मतलब इस तरीके में गलत होता है कि एग्ज़ाम का नोटिफ़िकेशन आ जाता है, तैयारी स्टार्ट कर देते हैं और उनका बेसिक भी अच्छा नहीं होता जी और जी। वो सोचते हैं कि हम अच्छे लेवल पे तैयारी करने लगे। तो मुझे नहीं लगता, आपको भी नहीं लगता होगा कि एकदम से बड़े लेवल पे तैयारी की जा सकती है। बिल्कुल नहीं की जा सकती है। तो पहले तो यदि बेसिक मजबूत करें और फिर बड़े लेवल पे जाएँ तो फिर वो काफ़ी अच्छी रणनीति होती है। जी हाँ जी। नीरज जी, आप ये बताइएगा कि मॉक टेस्ट कितने इम्पोर्टेंट होते हैं किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में? डेफिनेटली 100% आपके लिए मॉक टेस्ट वो है जो संजीवनी का काम करता है। हाँ, जब आप एग्जाम देते हैं, मॉक देते हैं, तो आपको ये समझ में आता है कि मेरे 100 में से क्यों 50 मार्क्स आ रहे हैं, मुझसे गलतियां कहाँ हुई हैं, आखिर ये क्वेश्चन मेरी अप्रोच से बाहर कैसे रह गया, ये टॉपिक छूट कैसे गया। तो ये सारी जो चीजें क्लियर होंगी वो मॉक से क्लियर होती हैं। मॉक तो संजीवनी है। तो मतलब मॉक को कोई इग्नोर नहीं कर सकता। बिल्कुल नहीं कर सकता और करना भी नहीं चाहिए, नहीं तो मुझे नहीं लगता कि किसी का एग्जाम क्वालिफाई हो सकता है। बिना जज किए अपने आप को आप एग्जाम नहीं निकाल सकते। अ, अच्छा नीरज जी, एक बात और ये बताइए, मॉक में जैसे कि मॉक देना ही काफ़ी है या फिर उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है? एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट है। अब मॉक देकर अगर आप स्किप करेंगे उस चीज को, तो आपको पता कैसे चलेगा कि आपने गलतियां कहाँ हाँ, तो मॉक देने के बाद में उसको एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी की। है। मॉक आप किसी का भी दीजिए, हाँ, पर हाँ। दीजिए जरूर और एनालिसिस जरूर कीजिए। उससे बहुत सारी चीज़ें मैनेज होती हैं, टाइमिंग वगैरह मैनेज हो जाता है और एक डर अंदर का जो रहता है वो निकल जाता है। जी हाँ। टाइमिंग तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि टाइमिंग आपकी मैनेज होती है मॉक से। हाँ, हाँ। मैंने नीरज जी कई लोगों को देखा है, मतलब वो यही बोलते हैं कि हमने बहुत सारे मॉक लगाए, मतलब बहुत सारी प्रैक्टिस भी करी, बहुत सारी बुक्स भी हमने फॉलो करी, लेकिन जो मेन एग्ज़ाम था हमारा, हम वहाँ पे जाके अच्छा नहीं कर पाए। तो इसका क्या कारण हो सकता है? उसका कारण तो डर है। पहला, आप डर जाते हैं एग्जाम में। हाँ, जब हाँ। आपने अपना आपा खो दिया, तो आपका दिमाग शांत नहीं रहेगा, आप बनते हुए क्वेश्चन भी बिगाड़ कर आएंगे। ऐसा मेरे साथ भी हुआ है, हाँ, एक्सपीरियंस हाँ। बता रहा हूँ मैं आपको। तो जी। आप पढ़कर जाइए और यही सोचिए कि जो मैं पढ़कर आया हूँ वो मेरे से बनेगा, और जो आपने पढ़ के गए हैं वो कम से कम आपको 110 मार्क्स दिलाता है एग्जाम में, इतना तो तय है। हुँ। हाँ, तो ये बात डरना आपने नहीं है। डर तो वो प्रैक्टिस करेंगे तो उससे थोड़ा-सा दूर हटेगा। जी मतलब तैयारी अच्छी होती जाएगी तो धीरे-धीरे डर तो फिर निकलेगा और जी जी। जितने ज़्यादा एग्ज़ाम, जैसे कि मैं एक चीज़ को मानता हूँ कि घर पे जितनी बार फेल होना है आप हो जाओ। जैसे कि बार-बार जी अपन घर पे पिछले साल के पेपर अदर स्टेट के भी दे रहे हैं और उनमें फेल होने में ज़्यादा फ़ायदा है। जी जी जी, भाई बिल्कुल मेन एग्ज़ाम बिल्कुल। में फेल होने से घाटा ही इससे बढ़िया है कि घर पे बार-बार फेल हो जाओ और वहाँ पे आप पास हो जाइए। बिल्कुल, वही तो है। जब आप घर में फेल होंगे ना, तो एग्ज़ाम में जाके पास होंगे। आपको पता है अपनी गलतियाँ कि मुझसे गलतियाँ कहाँ हुई हैं, वो गलतियाँ आप दोबारा नहीं करेंगे। मतलब समझदार व्यक्ति वही है जो अपनी गलतियों से सीख ले। बिल्कुल, ये तो एक परंपरा चली आ रही है कि गलतियों से सीखना ही सफलता है। हाँ, ये आपने बिल्कुल सही बात करी कि गलतियों से सीखना ही सफलता है। नीरज जी, आपने वर्ग जो आपने पहले 2 भी दिया है, आपने सीटेट दोनों पेपर 1, पेपर 2 भी क्वालीफाई किया है और एमपीटेट में भी अच्छे अंक है, तो आपने एमपीटेट 3 में कितने मॉक लगाए होंगे आपने? सर मैंने, छोटे-बड़े अगर अमित सारे जी मॉक मिलाकर। अमित जी देखा जाए तो मॉक मैं गिन नहीं सकता, इतने मॉक लगाए हैं मैंने। अच्छा, मॉक मतलब टेस्ट जो है, हाँ, जितने हाँ, मुझे हाँ। मिलते गए, जैसे मैंने एफबी में स्क्रॉल किया, एफबी में मिल गया तो मैंने एफबी में लगा दिया। मुझे हाँ, जहाँ हाँ। मिला मैं लगाते गया, पर हाँ, ये करता गया कि जो क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, तो उनको मैंने अपनी कॉपी में लिख लिया कि ये मुझसे जी। क्यों नहीं बने, आखिर ये गए कहाँ।
तो हाँ, फिर मैंने उस मतलब आप टॉपिक को क्लियर किया। मतलब आपने प्रैक्टिस बहुत करी है, बहुत मौके लगाए हैं आपने। हाँ जी, और ये सीटेट के, जब सीटेट मैंने एग्जाम भरा था, हाँ, तो हाँ, हाँ। सीटेट से ही चालू कर दिया था मैंने। सीटेट से ही आपने स्टार्टिंग कर दी थी। हाँ जी। तो कहीं न कहीं देखा जाए तो इसने आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करी है आपकी इतनी बड़ी सफलता में। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल। जी, बहुत बिल्कुल। हेल्प है उसकी। जी, नीरज जी आप ये बताइए कि आपने वर्ग 3 के लिए या आपने जैसे कि आपने पेपर 2 भी दिया था एमपी वर्ग 2 का, क्या इनके लिए आपने कोचिंग करी थी कहीं पे या आपने सेल्फ स्टडी करी थी? कोचिंग तो मैंने कहीं नहीं की। मैंने बस बताया, जो जैसा मैंने आपको अपना शेड्यूल बताया, वही फॉलो हुँ। किया। कोचिंग करना कोई वो नहीं है कि आप कोचिंग करेंगे तो ही एग्ज़ाम आपका निकलेगा। हाँ, हाँ। कोचिंग करने से एग्ज़ाम नहीं निकलता। मेहनत आपकी है और आपको समझना है अपनी गलतियाँ। आप घर में भी कर सकते हैं। आप खेत में बैठकर कर सकते हैं तैयारी करना हाँ, चाहें बिल्कुल। तो। हाँ, आजकल तो सुविधाएँ भी बहुत सारी अवेलेबल हैं। आप हर एक चीज़ को यूट्यूब में डालते हैं और वो आपके सामने होती है। तो आपको और कोचिंग की जैसे क्या ज़रूरत है? हाँ, सही बात है, यदि कोई सेल्फ स्टडी करना चाहे तो कर सकता है क्योंकि सारा कंटेंट अवेलेबल है, बस ढूँढने की ज़रूरत है उसको, बस। और ये कि इतनी कहाँ मेहनत तो आपको करनी होगी। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने, इतनी तो करनी होगी। नीरज जी आप ये बताइए कि दोस्तों ने आपकी कितनी हेल्प करी है और संगति कितनी इम्पोर्टेंस होती है, खासकर जब जब अपन गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हों? वो कहते हैं ना कि जैसी संगति होती है, वैसे ही आपके अंदर गुण आ जाते हैं। जी। तो कुछ 4-5 दोस्त मेरे ऐसे थे, अमित जी, जिन्होंने मुझे इतना मोरल सपोर्ट दिया कि मैं गिरते हुए भी गिर नहीं पाया, और हमेशा वो मेरे लिए खड़े रहे। उन्होंने कहा कि तू कर, हम तेरे साथ खड़े हैं। तुझे तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी, करता बस जा, हो जाएगा। और वही हुँ। सर, मैं कभी गिर नहीं पाया। मतलब संगति भी अच्छी होनी चाहिए जब अपन तैयारी वगैरह करते हैं तो। ऐसे लोग होना चाहिए आपके आसपास जो आपको डिमोरलाइज़ ना करें, आपको मोरल सपोर्ट करें कि आपसे जो चीज़ नहीं भी बन रही है, तो आप वो भी कर जाएँ। हाँ, हाँ, ये बात आपने बिल्कुल सही कही है। नीरज जी आपने इतने सारे एग्ज़ाम दिए हैं और आप कुछ अंकों से जैसे कि आपने एमपी पटवारी दिया, आप मात्र 1.5 अंक से मतलब 1.30 के समथिंग से आप वहाँ पे रह गए। आपने कांस्टेबल 2 बार क्वालीफाई किया, आपने एमपीपीएससी का 2 बार आपने प्री निकाला, आप मेंस तक भी गए और फिर भी जाकर आप अभी तक रह गए, लेकिन आपने हार नहीं मानी। मतलब तो ये बताइए कि इस जर्नी में आपको सबसे बुरा, सबसे डिमोटिवेशन कब हुआ होगा और कितना ज़्यादा हुआ था वो बताइएगा? ये एक सबके साथ में होता है, कोई भी विद्यार्थी हो सबके साथ हो जाता है, तो आप ये बताइएगा? कुछ एक समय 2015-16 के बाद आया था, जब मेरे हाँ, एग्ज़ाम नहीं निकल रहे थे और मेरे सारे दोस्त लगभग सेटल हो गए थे। तो उनने एक प्रकार से कहना चाहिए ना, आपको ये बता दिया कि जब तक आप हैं कुछ नहीं, तब तक आपकी वैल्यू नहीं है हमारे लिए। उनने अलग ग्रुप बना लिया। तब मुझे लगा नहीं यार, कि पद की ही वैल्यू है लोगों की नज़रों में, पैसे की ही वैल्यू है। पर जी। मैं ये सोचता हूँ कि जो उनने मेरे साथ किया, वो मैं किसी के साथ नहीं करूँगा, बस मुझे पद चाहिए। हाँ, कई ये बार बात ऐसा आप हुआ, बस वो सोच थी मेरे दिमाग में कि ये करना है, अब करना है तो करना है, करना है तो करना है, कोई कुछ भी कहता रहे। कुछ भी कहता रहे। हाँ, नीरज जी एक बात और यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ मैं कि गवर्नमेंट जॉब की इम्पोर्टेंस क्या है, कितनी ज़रूरी है एक सामान्य परिवार के विद्यार्थी के लिए? गवर्नमेंट जॉब आपके लिए एक बेस का काम करती है। अगर आपके पास गवर्नमेंट जॉब है, तो आपका फ्यूचर सिक्योर है, आपकी आने वाली लाइफ सिक्योर है, और आपकी समाज में अगर देखा जाए तो लोग जो आँकते हैं, आपको गवर्नमेंट जॉब से बहुत अच्छा आँकते हैं। ऐसा मानना है, मेरा नहीं मानना, पर समाज का ये पॉइंट ऑफ व्यू है। तो मुझे लगता है कि गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए लोगों के पास, और आपको काम करने का मौका भी मिलता है, बच्चों से हाँ, सीखने का मौका भी मिलता है, उनको सिखाने का मौका भी मिलता है। ये बात भी बिल्कुल। नीरज जी आप ये बात बताइए जैसे कि मान लीजिए कोई विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और वो बार-बार फेल हो रहा है किसी एग्ज़ाम में, तो उसे मतलब क्या इम्प्रूवमेंट अपने आप में करना चाहिए कि आगे चल के वो फिर ऐसा ही मतलब गलतियों को ना दोहराए कि उसे असफलता मिले? तो क्या सुधार करना चाहिए? किन चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए? आपको एक बात पता होगी, जब शेर घायल होता है तो और भी खूंखार हो जाता है। हाँ, तो बिल्कुल जब सही आप कही घायल आपने। हो गए हैं, तो आपको हाँ, करना है, डरना नहीं है, चिंता नहीं करना है, और हो जाएगा। और अगर अब हमसे कहीं गलतियाँ हो रही हैं,
तो हमको उनको सुधारना है, लोगों की बातों में ध्यान नहीं देना है, जो आपको सपोर्ट करते हैं सिर्फ उन्हीं की बातों में ध्यान देना है, जैसे आप हाँ, हैं। हाँ। जी, धन्यवाद। तो जी आपने इसमें एक और चीज़ पूछूँगा मैं आपसे कि समाज और पड़ोस के ताने तो जब हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करते हैं बहुत मिलते हैं, इवन मुझे भी कई बार लोगों ने ताने दिए हैं, आपको तो बहुत सारे ताने मिले हुए जी, होंगे। तो जी। इनसे हम कैसे ऊपर उठें और लोगों की बातों पे ध्यान ना दें और हम हमारे काम को करते रहें और अपने लक्ष्य तक पहुँचे? बस इग्नोर करना है। कई बार ऐसा हुआ है कि हम जब हुँ, बाहर जाते हैं, लोग हमसे पूछते हैं आप कर क्या रहे हैं? बोलो कि तैयारी कर रहे हैं। तो उनका ये कहना होता है कि कब तक तैयारी करेंगे? आपके साथ के हुँ, सारे लोग सेटल हो गए, आप इतने बड़े हो गए, आपके पास कुछ नहीं है, आप सोचते क्यों नहीं? अपने परिवार के बारे में सोचो। पर जी, आपको ये बात पता होना चाहिए कि आपका भरण-पोषण आपका परिवार करता है, ना कि दूसरे लोग। तो आप अपने सही। माइंड में यही बिठाकर चलिए कि मुझे अपने माँ-बाप का सपना पूरा करना है और कैसे भी करना है, उनका मोरल सपोर्ट मेरे पास है, मुझे दुनिया से कुछ नहीं करना। हाँ, हमारी फैमिली हमारे साथ है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। जी। अच्छा ये बताइए आप इतने लंबे समय तक तैयारी करी है, तो आखिर तैयारी करने का इतना मोटिवेशन आपको कहाँ से मिलता रहता है? और अभी भी आप जी, तैयारी कर रहे हैं? जी, मेरे माता-पिता, भाई-बहन मुझे हमेशा यही कहते रहे कि आप लड़ो, आप करते रहो, हम आपके साथ हैं, आप जब तक तैयारी करना चाहो करें। आपसे हमें उम्मीद है आप कर जाओगे। कभी मेरा एग्ज़ाम 1 नंबर से रुका, तो मैं आकर पिताजी के पास बैठकर रोया भी। उन्होंने ये बोला कि यार हर कोई कलेक्टर बन जाएगा तो बिज़नेस कौन करेगा? अरे नहीं सही, होगा, कर तो, बिज़नेस कर लेना। तो वो जो एक मोटिवेशन मुझे मिला, वो मेरे लिए एक संजीवनी है। संजीवनी का कार्य किया उसने। जी। अ, नीरज जी अब हम वर्ग 1 और 2-3 पे स्पेशली बात करेंगे। अभी देखिए वर्ग 1, 2, 3 हुए, इनमें देखिए हर एक का तो सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, कुछ विद्यार्थी 1 अंक से, 2 अंक से, 3 अंक से रह जाएँगे। तो यहाँ पर ये बताइए कि यदि कोई विद्यार्थी वर्ग 1, 2, 3 में यदि फेल हो जाता है, तो अब उसे आगे चल के तैयारी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? वो करे तो क्या करे? क्योंकि वो अभी बहुत डिसअपॉइंट में चल रहा है, वो निराश है अभी। अभी आपके सामने इतने सारे एग्ज़ाम हैं। वर्ग 1, वर्ग 2 अभी हुआ है, फिर से एग्ज़ाम होना है। आप उसकी तैयारी करिए। फिर इसके बाद केबीएस के एग्ज़ाम हैं, आपके सामने रीट का एग्ज़ाम है, यूपी टेट है। आप सारे एग्ज़ाम दीजिए ना और आपने जब अपना बेस, अपना एक एम बना लिया है कि मुझे करना है तो टेट ही करना है, तो फिर डरना क्या है? कोई भी टेट एग्ज़ाम आपका क्वालीफाई हो जाएगा, निश्चिंत रहें। हाँ, सही कहा एग्ज़ाम निकालना है तो फिर निकालना है। इसमें आप ये बताइए यदि आप किसी को अल्टीमेट मोटिवेशन देना चाहें, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहें जिसको वो हमेशा याद रखें और आपकी बात को दिमाग में भर के तैयारी करें, तो आप कुछ बताना चाहेंगे यहाँ पे स्पेशल? यही है कि लड़ते रहिए, करते रहिए। एक कहानी है छोटी-सी जिसमें ये बोला गया कि 2 मेंढक होते हैं और जी। वो एक जंगल से कभी बाहर जाते हैं अपने तालाब से, तो दूध का एक कंटेनर देखते हैं छोटा-सा और हुँ, उसमें जाकर कूद जाते हैं कि चलो सफ़ेद पानी में नहाते हैं। हुँ, और जब वो नहा रहे होते हैं, तो कुछ देर बाद थकान लगती है, बोलते हैं चलो वापस चलते हैं और वो वापस निकल नहीं पाते क्योंकि दूध के कंटेनर में चिकनाहट बहुत होती है। हुँ, उनमें से एक जो मेंढक होता है वो हार मान जाता है और डूबकर मर जाता है। थोड़ी देर बाद संघर्ष करने के बाद जो दूध है उसके ऊपर मक्खन जम जाता है और एक दूसरा मेंढक उस मक्खन में चढ़कर वापस बाहर आ जाता है। यही जी। आपके लिए सफलता की कहानी कि मेहनत करते रहिए, हार नहीं होगी, जीत ही होना है। मतलब समय थोड़ा-सा ज़्यादा लगेगा। बिल्कुल निश्चित है, समय ज़्यादा लगेगा पर सफलता भी उतनी बड़ी मिलेगी। उतनी बड़ी मिलेगी, बिल्कुल सही कहा आपने। नीरज जी ये बताइए कि कुछ विद्यार्थी काफ़ी लोग मुझसे ये बार-बार पूछते रहते हैं, कमेंट आती रहती है और बोलते भी हैं कि भैया हम कैसे 2-3 एग्ज़ाम को साथ में मैनेज करें? जैसे कि अब एमपी पटवारी आने वाला है, एमपी कांस्टेबल आने वाला है, वर्ग 2 भी साथ में आने वाला है। तो यहाँ पर अब वो अपने आप को कैसे मैनेज करके चलें वो? आपको पता है वर्ग 2 का एग्ज़ाम जो होता है या वर्ग 2 या वर्ग 1 एग्ज़ाम जो है, वो स्पेशल सब्जेक्ट होते हैं। और हाँ, जैसे साइंस है, सोशल साइंस है या मैथ्स है, कोई भी सब्जेक्ट हो, वो कॉमन हर एग्ज़ाम में आपको मिलता है। तो आप कॉमन सब्जेक्ट देख लीजिए कि कॉमन सब्जेक्ट मेरे कौन से हैं, सबसे पहले। उनको हुँ, एक बेस पे तैयार कीजिए। आपका
एक सब्जेक्ट तैयार हो जाएगा। बाकी जो सब्जेक्ट हैं उनमें आप टाइम डिवाइड कर लीजिए कि कितना समय और कौन सा एग्जाम मेरे कितने पास है, उस हिसाब से मैं उसकी तैयारी करूँ। हाँ, ये भी है। और नीरज जी आप ये बताइए कि टाइम को किस किस तरीके से मैनेज करें? यदि कोई भी विद्यार्थी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, तो अपने टाइम को कैसे मैनेज करे? और साथ ही साथ जब वो कहीं जॉब भी कर रहा हो, जैसे कि कुछ गेस्ट टीचर्स होते हैं या कहीं जॉब कर रहे होते हैं, प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे होते हैं, तो फिर वो अपने टाइम को कैसे मैनेज करें? उसके लिए तो आपके पास एक ही ऑप्शन है, जैसे आप कहीं जॉब करते हैं और उस बीच में अगर आपको कोई टाइम मिलता है, तो छोटा सा आप एक वीडियो प्ले करें 10 से 15 मिनट का, तो आपका एक टॉपिक लगभग खत्म हो जाता है। और नहीं भी हो रहा है तो आपको जब भी टाइम मिल रहा है, आप वीडियो के माध्यम से पढ़िए। जैसे स्कूल की बात है, तो स्कूल में आपको लंच मिलता है 1 घंटे का, आप बैठकर पढ़िए ना। 1 घंटे में कम से कम 2 टॉपिक आपके क्लियर होते हैं। शाम को हाँ, आइए, 5 बजे से 6 बजे तक सो जाइए, फिर उठिए, 6 से 12 का समय है, इतना टाइम बहुत काफ़ी होता है। हाँ, सही बात है। यदि टाइम मैनेज किया जाए तो ऐसा नहीं है कि काफ़ी लोग कर भी लेते हैं, करें तो। नहीं, और काफ़ी करने कर लोग ही जाते हैं। कर ही जाते हैं, जैसे कि आपने भी मतलब कहीं न कहीं मैनेज किया है और आप गेस्ट में भी पढ़ाते हैं। तो आप जैसे कि अभी आपने बताया शायद आप एक वर्ग 1 इंग्लिश के लिए तैयारी करेंगे। जी हाँ। क्या आप एमपीपीएससी का एग्ज़ाम भी अभी देंगे? हाँ जी, जो आगे अभी ये 2019 वाला मुझे देना है, पर मेरा जो मेन एम है, वो वर्ग 1 ही है। अच्छा, अब आपका मतलब आपको अब पढ़ाने में ज़्यादा रुचि है आपको। हाँ जी। जी, और बच्चों के बीच में रहना भी आपको जहाँ बहुत अच्छा लगता होगा। एक वो मोटिवेशन है आपके लिए, जब आप उनको देखते हैं और उनके पास जो कमियाँ होती हैं, तो आप हाँ। सोचते हैं यार कि आप इनको कैसे फुलफ़िल कर पाएँगे? और बच्चों को फुल मतलब सब कुछ देना, फिर आपको लगेगा कि इनके लिए सबको समर्पण कर देना ही जीवन है। हाँ, ये भी आपने बिल्कुल सही कहा। नीरज जी आप ये बताइएगा कि जैसे कि बहुत सारे विद्यार्थी अपनी वीडियो को देख रहे हैं और वो बहुत कुछ सीख रहे हैं और वो शिक्षक बनना चाहते हैं, सबसे बड़ी बात ये है। तो उनको आने वाले समय में किस तरीके का शिक्षक बनना चाहिए ताकि वो बहुत सारे बच्चों के भविष्य को सुधार सकें? शिक्षक बनने से पहले आप एक अच्छा इंसान बनिए, और उसके बाद शिक्षक के लिए एक सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि आपके लिए सभी विद्यार्थी, जितने भी लोग हैं, जितने भी बच्चे हैं, वो सब समान होना चाहिए। सबसे पहले आपको उन पर ध्यान देना चाहिए, जो सबसे ज़्यादा कमज़ोर बच्चे हैं। उनको आप उठाएँगे, आपकी क्लास अपने आप ही चमक जाएगी। बिल्कुल सही कहा आपने। और यदि मैं बात करूँ कि यदि कोई शिक्षक है, शिक्षक के आप कुछ 2-3 गुण बताएँगे कि जो उनके अंदर होने ही चाहिए? एक शिक्षक को सबसे पहले तो इतनी समझदारी होना चाहिए कि वो हर एक बच्चे को ऑब्जर्व कर सके कि आखिर बिल्कुल। इसमें कमी क्या है, और कमी है तो उन कमियों को कैसे दूर किया जा सकता है। आपके स्कूल का जो वातावरण है पॉजिटिव कैसे बनाया जा सकता है, और शिक्षा के साथ साथ जो अदर प्लेटफॉर्म है, जैसे खेल है ना, आर्ट एंड क्राफ्ट है, इसमें बच्चों को कैसे आगे बढ़ाकर और देश के लिए यूज किया जा सकता है, या देश में उनको पहुंचाया जा सकता है आगे। मतलब और भी जो एक्टिविटीज़ होती हैं, उन पे भी ज़्यादा ध्यान दिया जाए। जी हाँ, बिल्कुल। उससे भी बच्चे का जो कहते हैं ना सर्वांगीण विकास होता है सर्वांगीण विकास होता है। और वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और ख़ास करके हम इतनी ज़्यादा सीडीपी पढ़ते हैं, तो वो सब कुछ बच्चों को समझने के लिए ही हम पढ़ रहे होते हैं। बिल्कुल। जी। आखिरकार वो सोचते कैसे हैं, समझते कैसे हैं, बहुत सारी चीज़ें हम सीडीपी के माध्यम से ही समझते हैं। और तो वही नीरज आपको जी इम्प्लीमेंट करना है। हाँ, हाँ, बिल्कुल सही कहा। वही हमें इम्प्लीमेंट करना है। अभी तो हम उसे थ्योरी के फॉर्म में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब हमें हाँ जी, आगे जाके जब हम टीचर बन जाएँगे, तो हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा उसे। इम्प्लीमेंट भी करना है। जी, बिल्कुल। नीरज जी आप जाते-जाते आप ये बता के जाइएगा कि मतलब कुछ स्पेशल गाइडेंस दे के जाइएगा, कुछ कुछ सूत्रांश दे के जाइएगा कि जो अब बच्चे वर्ग 2 की तैयारी, वर्ग 1 की तैयारी कर रहे हैं, वो अब मतलब किस तरीके से तैयारी करें मतलब कि उनका एग्ज़ाम अब निकल ही जाए इस वाले अटेम्प्ट में अब? आपको, अगर आपने पहले एग्ज़ाम दिया हुआ है, तो आपको अपनी गलतियों से सीखना है, पहली चीज़। आपको लास्ट जो आपके एग्ज़ाम है, उनका एनालिसिस करना है, और जितने भी आपके एग्ज़ाम हैं, उनको एनालिसिस करना है। साथ में जो आपका सिलेबस है, उसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करने के बाद, उसके पॉइंट टू जितने भी पॉइंट हैं, आपको सारे शॉर्ट नोट्स बनाने हैं और उनको ही पढ़ना है। ऐसा कोई भी एग्ज़ाम नहीं होगा, जिसमें आपके नंबर ना आएँ। नीरज जी एक बात और बता दीजिएगा आप
जी। एक बार मैंने एक बच्चे की कमेंट देखी हुई थी, मुझे ही उसने कमेंट करी थी और उसने बोला था कि मैंने बहुत तैयारी करी है और मैंने मतलब वर्ग 3 का ही था, उसके लगभग 100 के आस-पास अंक रहे होंगे शायद जनरल कैटेगरी से। तो उसने मुझसे बोला कि सर मैंने बहुत मेहनत करी थी, मैंने कुछ भी गलती नहीं करी थी, मैंने बहुत सारे मॉक दिए, सारी बुक्स मैंने फॉलो करी थी, जिसने जो बताया मैंने वो पढ़ा, उसके बाद भी मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। उससे मैंने बोला कि आप अपनी गलती तो मानिए, शायद आप कुछ इम्प्रूवमेंट कर पाएँ। तो आप ये बताइए कि कई बार विद्यार्थी अपनी गलती को एक्सेप्ट ही नहीं करते। क्या बिना गलती एक्सेप्ट करे वो सुधार कर पाएँगे जीवन में? कभी सुधार नहीं कर सकते। मैंने बोला ना आपको कि आप गधे की तरह नहीं, घोड़े की तरह मेहनत कीजिए। सामान भी समझदारी के रखा साथ। हो और आप दौड़ भी सकें। मतलब आपके अंदर हाँ, शार्पनेस होना चाहिए। आपको अपनी गलतियाँ, ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि आपके 100 नंबर आए हैं और आपने गलतियाँ ना की। कहीं न कहीं बिल्कुल 2 सही। में से 1 ऑप्शन आपने गलत करके आए, जो आपको पता था, जो आपके दिमाग में फर्स्ट में आया था, आपने सेकंड लगाया। जिसके 20 नंबर 125 नंबर आए उसने भी गलतियां करी हैं। निश्चित की हैं गलतियाँ, उसने गलतियां करी हैं लेकिन उसके कंपैरिजन में उसने कम करी हैं। कम गलतियाँ की हैं, यही क्योंकि कारण है। वो अब जब जितनी कम गलतियाँ करते हैं, उतने ही ज़्यादा चांसेस होते हैं सिलेक्शन होने के। बिल्कुल, मैं तो नीरज जी ये कहता हूँ कि जितनी गलतियां करना है ना, तैयारी करते टाइम कर लो आप तो। जी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। वो मोक है ना, आपने बताया ना कि जो मोक हाँ, है, हाँ। वही संजीवनी का काम करेगी आपके बिल्कुल, लिए। मतलब वो एक तरीके में देखा जाए तो आपको गलती करने के लिए मजबूर कर रहा है। जी, उसने गलती करवा दी और फिर वो एक गाइड भी कर रहा है कि भाई अब तू सुधार भी कर ले, गलती तो तूने कर दी, अब सुधार भी कर कर ले। ली। वो ये भी एक संकेत दे रहा है वहाँ पे। तो आपने गलतियाँ क्यों की? आपसे गलती हो गई, तो आप उसको सुधारने का समय है आपके पास, इसलिए मोक दिए जाते हैं। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी क्या करते हैं कि वो अपनी गलतियों से मतलब दूर भागते हैं। सच बता रहा हूँ, मेरे साथ भी ऐसा होता था स्टार्टिंग में जब मैं मॉक दिया करता था, कि मैंने कोई सा मॉक दे दिया, क्योंकि एक तो 2.5 घंटे का मॉक होता है एमपी टेट अपना टीचिंग वाला। एक तो हाँ जी, 2.5 घंटे तक बैठे रहो, उसके बाद में फिर आधे घंटे बाद यदि उसको एनालिसिस करो तो बहुत बोरियत टाइप में होती है। तो वहाँ पे क्या करें कि वो बोरियत ना हो? आप उसको इंटरेस्ट लाइए उसमें। आपको क्या करना है, आप पूरा मॉक टेस्ट ढाई ढाई घंटे का मत दीजिए, आप उसको पार्ट में डिवाइड डिवाइड कीजिए। जैसे आपके सब्जेक्ट 5 हैं, तो उनको डिवाइड कर लीजिए कि मुझे सिर्फ 15 मिनट या आधे घंटे का मॉक देना है और केवल एक अच्छा, सब्जेक्ट का सब्जेक्ट देना है। वाले मॉक अभी। सब्जेक्ट वाली मॉक लगाइए। आप इकट्ठा एक मॉक तब लगाइए जब आपका एग्जाम पास में हो, जब आपको हाँ, इंटरेस्ट आने लगे कि मैंने पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लिया है। और अमित जी, मैं आपको एक बात बताऊं कि अगर जी। आपने पूरा सिलेबस पॉइंट टू पॉइंट पढ़ा है ना, तो आपको कभी भी किसी भी चीज में कभी भी अलाली नहीं आएगी। हाँ, ये भी एक बार पूरा सिलेबस पूरा हो जाए उसके बाद फिर चीज़ें स्टार्ट करी जाएँ तो बढ़िया रहता है। बिल्कुल। या तो हमने पहले कहीं पे पढ़ रखा हो, बुक्स हमने पूरी पढ़ रखी हो। हाँ, इतना ज़रूर है कि मॉक जब पहली बार कोई सा भी अपन यदि पहला मॉक लगाते हैं तो गलतियाँ तो उसमें हो जाती हैं, भले ही अपन ने कितनी भी अच्छी तैयारी करी हुई हो। जी हाँ, बिल्कुल, जैसे कि गलतियां तो आपसे जैसे होंगी। नीरज जी आप ये बताइए, आपने वर्ग 3 का सबसे पहला मॉक दिया था, उसमें आपके कितने अंक आए थे? मेरे 92 मार्क्स थे। 92 मार्क्स आए थे और सबसे ज़्यादा मार्क्स आपके कितने थे मेरे मॉक में? 107 नंबर आए थे, सबसे ज्यादा। 107 सारे सबसे एक ज़्यादा। सारे मॉक में से 107। क्या बात है! मतलब काफ़ी लोग तो यही बोलते रहते हैं कि हमारे तो 130, 135 नंबर मॉक में आते थे, लेकिन आप पहले दिख रहे हैं मुझे, जो बोल रहे हैं कि मेरे मिनिमम 92 थे और हाईएस्ट 107 थे। बिल्कुल सही कहा आपने। अब आपने उसमें मतलब ऐसा। हाँ, जी, जो क्या कुछ वास्तविकता कहना है, चाह रहे वो वास्तविकता है सर। हैं? जी, बिल्कुल। नहीं, ऐसा होता है, काफ़ी विद्यार्थियों के साथ में ऐसा होता है, लेकिन आपने बोला ना कि आपने जो मॉक लगाया आपके पास मतलब आपको अभी याद नहीं है कि कितने आपने लगाए हुए होंगे। जी हाँ, बिल्कुल याद नहीं। क्योंकि उससे मतलब आपने जो गलतियाँ करी थी ना, आपने उनको सुधार ली थी ताकि आपको दोहराना ना पड़े वो गलतियाँ। बस यही लिखता गया कि जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे थे, उनको लिखता गया। और अंततः ये हुआ कि कुछ एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन भी मुझे मिले कि वो वहीं से आए जो मैंने नोट्स बनाए थे मॉक टेस्ट से। अच्छा, तो मॉक के बहुत सारे क्वेश्चन्स आपको वही के वही देखने को मिल गए। जी, मिले हैं। अच्छा, क्योंकि हाँ, वैसे भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस इतने ज़्यादा बन भी नहीं सकते, बन क्योंकि नहीं सकते, कंटेंट बस वो घुमा के वहीं से बनाते हैं वो। जैसे घुमा फिरा के वहीं 2018। से बना देते हैं। जी हाँ, जैसे 2018 में एमपी टेट हुआ था, उसके जो हाँ, हाँ। एग्जाम मैंने एनालिसिस किए थे पेपर, और जी, अंदर से ही क्वेश्चन आए। वहीं से बिल्कुल। क्वेश्चन आए हैं आपके सीडीपी के वर्ग 3 में भी। लोग नहीं समझ पा हाँ, रहे हैं, हाँ, लोगों को हाँ। लग रहा है बाहर से आया है। अधिकतर लोग क्या करते हैं, उसको याद करने की कोशिश करते हैं, ये सबसे बड़ी गलती होती है उनकी।
याद करना कोई तरीका ही नहीं है, समझ के पढ़ेंगे तो आपको वैसे भी याद हो जाएगा। सीडीपी मतलब हाँ, समझ के पढ़ना है। बिल्कुल सही कहा आपने, समझ के करेंगे तो याद तो आपको वैसे भी हो ही जाना है। हो जाए। तो नीरज जी, अब आपने अपना पूरा इतना सारा समय दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, और आपने आपसे यूट्यूब में मिलके आपका प्लेटफ़ॉर्म दिया, उसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। जी, जी, स्वागत है आपका। जी, आपने टाइम दिया उसके लिए बहुत धन्यवाद, और आपकी जो कहानी थी, मैं तो ये कहता हूँ कि मतलब कभी भी किसी को भी हार नहीं माननी चाहिए, और मतलब वो अपना आइडियल, जैसे कि आप हैं, आपको कोई आइडियल बनाना चाहे तो बना सकता है, कि भई ऐसा व्यक्ति जो इतनी बार फेल हो गया लेकिन फिर भी हारा नहीं, लगा रहा और अभी भी तैयारी कर रहा है। मैं तो कहता हूँ कि आप मतलब लोगों को आपसे कुछ सीखना चाहिए। और नीरज जी, आपसे एक और रिक्वेस्ट करूँगा कि कुछ विद्यार्थियों के अभी डाउट रह जाएँगे जो आपसे पूछना चाहेंगे, तो उनकी जी, जी। कमेंट आएँगी तो आप रिप्लाई कर दिया करें यदि आपको टाइम मिले तो। बिल्कुल, बिल्कुल, आप जब भी मैं कमेंट देखूँगा या आप बोलेंगे मैं तुरंत हाँ, कमेंट कर यदि दूँगा। यदि आपको लगे कि काफ़ी सारे विद्यार्थी होते हैं, उनको कुछ पूछना रहता है या स्पेशल आपसे पूछना चाहेंगे, तो आप वहाँ पे जवाब दे दीजिएगा। निश्चित, निश्चित, निश्चित ही। जी। आपका सहयोग मिला, मैं आपका सहयोग करूँगा, जितना मुझसे बन जी, सके। जी, जी, बिल्कुल, बिल्कुल, नीरज जी, बिल्कुल। तो नीरज जी, फिर आप कभी देखते हैं अपन, अब आपका जैसे कि वर्ग-1 में सिलेक्शन हो जाएगा या कहीं कहीं आप किसी दूसरे पद पे जाएँगे, तो आपको दोबारा हम यहाँ पे लेके आएँगे प्लेटफ़ॉर्म पे। बिल्कुल, बिल्कुल, ये सौभाग्य मिलेगा आपके साथ बैठने का निश्चित। जी सर, अगली बार अपन इंटरव्यू अपन ऑफ़लाइन ही करेंगे, उसमें चीज़ें बढ़िया रहेंगी फिर। बिल्कुल, बिल्कुल। चलिए, फिर सभी विद्यार्थियों का धन्यवाद। फिर मिलते हैं अब अगले सेशन में, और आप लोग कमेंट करके नीरज जी से जो भी पूछना चाहें आप लोग बेफ़िक्र आप पूछ सकते हैं, वो आपको रिप्लाई दे देंगे। जो भी यदि आपकी सार्थक कमेंट रही तो आप बिल्कुल कमेंट कीजिएगा और आप पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद। जी, धन्यवाद।